712 ईस्वी के लगभग मोहम्मद बिन कासिम का सिंध के क्षेत्र पर अधिकार हो गया था। वो सिंध का क्षेत्र जो कभी हिंदुस्तान का ही भाग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो सवाल यह है कि सन 712 ईस्वी के लगभग जब विदेशी आक्रांताओं का हिंदुस्तान के उस सिंध के क्षेत्र पर अधिकार हो गया था, तो आखिर क्या कारण है उस क्षेत्र से आगे बढ़कर हिंदुस्तान के अंदर अपनी स्थायी सत्ता स्थापित करने के लिए इनको 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। और 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद हिंदुस्तान में इनकी स्थायी सत्ता स्थापित हुई। कारण यह बताया गया कि विदेशी आक्रांताओं का उद्देश्य हिंदुस्तान में बसना नहीं था, अपितु यहां के संसाधनों को लूटना था। क्या यही सच्चाई थी, या वास्तव में इस दौरान हिंदुस्तान में कोई सत्ता थी या कोई शक्तियां थी जो इन विदेशी आक्रांताओं को इन 500 वर्षों के लंबे अंतराल तक रोक कर रखे हुए थे? यहां पर कोई था क्या जो इतने वर्षों से इनको रोक रहा था? अगर रोक रहा था तो युद्ध भी हुए होंगे बड़े बड़े। अगर बड़े बड़े युद्ध हुए होंगे तो कहां पर है वो युद्ध? नहीं है, किताबों में तो नहीं। जब एक महत्वपूर्ण ऐसा युद्ध ही किताबों से गायब कर दिया गया 1178 ईस्वी का कायंद्रा का युद्ध, जिसमें भारत की एक महिला के द्वारा मोहम्मद गौरी को इस प्रकार से भगाया गया कि मोहम्मद गौरी दोबारा सिंध के रास्ते होते हुए गुजरात की ओर नहीं आया। उसने भारत में प्रवेश किया पंजाब के रास्ते की ओर से। तो ये 500 सालों का जब इतिहास गायब कर दिया गया, क्या किसी एजेंडे के तहत गायब किया गया? सबसे पहले बात करते हैं 1178 ईस्वी के कायंद्रा के युद्ध के बारे में, जिसमें एक महिला के द्वारा, विधवा महिला के द्वारा मोहम्मद गौरी की यह हालत कर दी गई थी कि मोहम्मद गौरी को अपने प्राण बचाने पड़ गए थे और वो भाग गया, यहां से दोबारा गुजरात की ओर नहीं आया। इस समय गुजरात पर चालुक्यों का शासन था, जिनको सोलंकी भी कहा गया। गुजरात के क्षेत्र पर चालुक्य, अजमेर वाले क्षेत्र के आसपास में, और इसके अलावा अजमेर से ही थोड़ा सा और विस्तृत करते हुए यहां चौहानों की सत्ता, आबू का जो क्षेत्र है यहां पर परमारों की सत्ता, जालोर, पाली, इस क्षेत्र में भी चौहानों की सत्ता, सोनगरा चौहान जालोर वाले। इसके अतिरिक्त अभी तक राठौड़ों की मारवाड़ में सत्ता स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन राठौड़ थे। पाली का जो हस्ती कुंडी है उस क्षेत्र में राठौड़ थे। राठौड़ों के एक शासक धवल का, इसके अतिरिक्त और भी शासकों का नाम देखने को मिलता है, लेकिन मारवाड़ में जो राठौड़ों की प्रसिद्ध सत्ता थी, मुख्य जो केंद्र था, वो अभी तक स्थापित नहीं हुआ था। 1240 ईस्वी के लगभग में हुआ था। इसके अलावा कच्छावा शासक भी अभी तक आमेर में नहीं थे, नरवर में थे, ग्वालियर में थे, डुबकुंड में थे, दौसा के आसपास राजस्थान में आ गए थे, लेकिन अभी आमेर को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। तो गुजरात की ओर आप चलिए। गुजरात के एक शासक थे, 1178 ईस्वी से पहले की बात कर रहा हूं थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए, कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य, जिनके द्वारा अजमेर के प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दादाजी अर्णोराज चौहान को पराजित किया गया था। और अर्णोराज चौहान को पराजित करने के बाद कुमारपाल चालुक्य ने चौहानों के अधिकार में आने वाले कुछ क्षेत्रों जैसे चित्तौड़, जालोर, पाली, नागौर, इन क्षेत्रों पर चालुक्यों की मतलब सोलंकियों की सत्ता स्थापित कर ली थी। हालांकि बाद में अर्णोराज चौहान के ही जो पुत्र थे, विग्रहराज चौहान फोर्थ, या जिनको इतिहास में बीसलदेव चौहान के नाम से जाना गया, उन्होंने कुमारपाल चालुक्य को पराजित करके इन क्षेत्रों पर पुनः वापस से अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर आपका ध्यान गुजरात की ओर ही रखूंगा, सोलंकियों की ओर ही रखूंगा। 1171-72 ईस्वी के लगभग में कुमारपाल चालुक्य की मृत्यु हो गई। उनके पश्चात अगले शासक बने अजयपाल चालुक्य। अजयपाल चालुक्य की भी 1175 ईस्वी के लगभग में मृत्यु हो गई। अजयपाल चालुक्य की मृत्यु के बाद इन्हीं के जो अल्पवयस्क पुत्र थे, बालक मूलराज,
उनको अगला शासक बना दिया गया। सोलंकियों में मूल राज के नाम से एक पहले भी एक शासक हुए थे, तो वो प्रथम थे, तो अब इनको अगर बना दिया गया तो ये मूल राज दूसरे हुए, मतलब मूल राज द्वितीय अगले शासक बने, लेकिन मूल राज सेकंड, बालक थे, छोटे थे। तो सत्ता की बागडोर उनकी माता नायिका देवी संभालती थी। नायिका देवी जो अजय पाल की पत्नी थी, मूलराज द्वितीय की माता थी, मूलराज द्वितीय के बालक रहते संरक्षिका के तौर पर वो सोलंकियों की सत्ता संभाल रही थी। अब थोड़ी देर के लिए इस विषय को यहीं स्टॉप करते हैं, इस पॉइंट पर। अफगानिस्तान की ओर चलो। अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम का एक प्रांत है गोर। शिहाबुद्दीन गोरी यहां का शासक था। उसी का भाई मोहम्मद गोरी वो अपने राज्य विस्तार के लिए भारत की ओर बढ़ रहा था, पश्चिम की ओर नहीं जा रहा था। अफगानिस्तान के उधर पश्चिम में ईरान, खुरासान प्रांत आता था। वहां पर जो शासक थे, ख्वारिज्म शासक, वो तुलनात्मक रूप से इनसे ज्यादा मजबूत थे। इसीलिए ईरान की ओर बढ़ने की बजाय इनको ऐसा लगा कि हिंदुस्तान की ओर बढ़ना ज्यादा आसान है। मोहम्मद गोरी के पास में यह समाचार पहुंचा कि गुजरात में इस समय जो एक शासक है वो बच्चा है, बालक है। तो इसका मतलब स्थिति हमारे फेवर में है। बालक एक अगर शासक है तो आसानी से गुजरात पर अटैक किया जा सकता है, आसानी से गुजरात पर अधिकार किया जा सकता है। इससे बढ़िया बात यह मोहम्मद गोरी को ही लगा, इससे भी बढ़िया बात यह कि वहां की सत्ता की बागडोर एक महिला के द्वारा संभाली जा रही है, नायिका देवी के द्वारा, तो अटैक किया जाए। इसीलिए 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पंजाब प्रांत की ओर से हिंदुस्तान में बढ़ने की बजाय, उधर से तो आ नहीं सकता था, उसके रीजन अभी मैं बताऊंगा, पंजाब प्रांत की ओर से हिंदुस्तान में आने की बजाय सिंध होते हुए और गुजरात पर अटैक करने की योजना बनाई। अब गुजरात में नायिका देवी ने अपना दिमाग लगाया और बड़े अच्छे तरीके से जचकर धोया मोहम्मद गोरी को और मोहम्मद गोरी को भगा दिया। इस समय सोलंकी गुजरात वाले, नायिका देवी ने मैसेज भिजवाया आबू के परमारों के पास में। परमारों की सत्ता थी आबू में, वहां के शासक थे धारावर्ष, बहुत जबरदस्त शासक, शक्तिशाली शासक। उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो एक तीर छोड़कर 3 भैंसों में छेद कर दिया करते थे। आबू में जाना, एक झील है अचलेश्वर, अचलगढ़ एक दुर्ग बना हुआ है, वहां पर मंदाकिनी कुंड है। मंदाकिनी कुंड के बगल में 3 भैंसों की मूर्तियां बनाई हुई है और एक योद्धा की मूर्ति बनी हुई है जो तीर लेकर इस प्रकार से चला रहा है, तीर चलाने की मुद्रा में, और उन भैंसों में 3 छिद्र हैं। इसका अर्थ वहां पर यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि यहां धारावर्ष के नाम के कोई शासक थे जो इतने शक्तिशाली और बलशाली थे, धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि इतनी ताकत से तीर छोड़ा करते थे कि 3 भैंसों में एक ही तीर से छेद कर दिया करते थे। वो धारावर्ष परमार, उन्होंने भी सोलंकियों का साथ दिया। इसके अलावा जालोर के सोनगरा चौहान, हालांकि जालोर में इस समय तक सोनगरा चौहानों की सत्ता स्थापित नहीं हुई थी, 1181 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इस क्षेत्र तक वो थे, क्योंकि नाडोल के क्षेत्र में हम देखते हैं चौहान थे, केलहण चौहान, जालोर वाले कीर्तिपाल चौहान। ये चौहान उठकर कहां से आए थे? सांबर से, मतलब वहीं से जहां से उठकर अजमेर की ओर चौहान गए थे, सारे भाई बंधु थे। तो 1178 ईस्वी के होने वाले इस युद्ध में, जिसको कायंद्रा का युद्ध कहा गया, कायंद्रा स्थान वर्तमान में राजस्थान के सिरोही जिले में आबू के निकट एक गांव आता है। वहां पर एक तंग दर्रा है, अरावली की पहाड़ियों में जो तंग रास्ते होते हैं उनको दर्रे कहा जाता है। इस प्रकार के दर्रे बहुत देखने को मिलते हैं अरावली सीरीज में, जो राजाओं के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि जब सेना कम होती थी तो छापामार युद्ध नीति का पालन करने के लिए उन तंग दर्रों का उपयोग किया जाता था और ऊंचे स्थान पर अपनी सेना को व्यवस्थित कर दिया जाता था ताकि शत्रु दल का आसानी से मुकाबला किया जा सके। तो नायिका देवी ने अपनी कूटनीति से, अपनी स्ट्रेटेजी से और इसके अलावा सहयोग से, परमारों का सहयोग लिया, चौहानों का सहयोग लिया, और वो स्वयं चालुक्य, मतलब गुजरात के चालुक्य, आबू के परमार, चौहान, तीनों एक साथ आए। कायंद्रा स्थान पर उस तंग दर्रे के पास में अपनी सेना को उन्होंने संगठित कर लिया। लेकिन वहां पर क्यों?
खुले मैदान में भी तो लड़ सकते थे। लेकिन उनके पास में, नायिका देवी के पास में समाचार थे कि मोहम्मद गोरी की जो सेना है वो तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ी है, और जब सेना बड़ी है तो ऐसे में खुले मैदान में इस युद्ध नीति के तहत शत्रु सेना को आसानी से नहीं हराया जा सकता। बजाय इसके छापामार युद्ध नीति से या तंग दर्रे में रहते हुए, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हुए शत्रु दल को आसानी से हराया जा सकता है। और आगे चलकर हम देखते हैं इसी प्रकार की नीति महाराणा प्रताप के द्वारा भी अपनाई गई। आगे चलकर हम ये देखते हैं कि इसी प्रकार की नीति छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा भी अपनाई गई कि पहाड़ी क्षेत्र में एडवांटेज होता है। कब? जब आपकी सेना अगर छोटी है, शत्रु दल की सेना बहुत बड़ी है, तो पहाड़ी क्षेत्र का फायदा लेते हुए आप छोटी सेना की सहायता से बड़ी सेना को भी हरा सकते हैं। उस तंग दर्रे में जैसे ही मोहम्मद गोरी की सेना घुसी, उस सेना का सफाया होने लग गया और मोहम्मद गोरी की यह हालत हो गई कि अपनी जान बचाकर मोहम्मद गोरी को यहां से भागना पड़ा और दोबारा गुजरात की ओर मोहम्मद गोरी नहीं आया। अब सच आप एक बार विचार करना ईमानदारी के साथ में, क्या इस कायंद्रा के युद्ध के बारे में आपको इतनी जानकारी है जितनी दूसरे युद्धों के बारे में जानकारी है? नहीं होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी। अगर होगी तो केवल इतना सा होगा कि कोई कायंद्रा का ऐसा कोई युद्ध हुआ था और उस युद्ध में ठीक है मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई थी, होगी तो थोड़ी बहुत इतनी। इस इतने सारे बड़े युद्ध को गायब कर दिया गया, इतिहास के पन्नों में वो स्थान ही नहीं दिया गया इस युद्ध को। तभी दिमाग में एक सवाल यह उत्पन्न होता है कि सिंध प्रांत पर जब मोहम्मद बिन कासिम का 711-12 ईस्वी के समय वहां पर अधिकार था, वहां का वो गवर्नर था, तो उस समय से लेकर और हिंदुस्तान में अंदर आने तक, दिल्ली तक आने तक उनको 1192 ईस्वी तक का समय क्यों लग गया? हम इस दौरान की अगर कुछ शक्तियों के बारे में, कुछ सत्ताओं के बारे में देखते हैं तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इनके नाम हमको प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। और इन्हीं के कुछ शासकों की जब हम उपाधियां देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि कौन वो लोग थे जो इतने समय से इनको रोक रहे थे। प्रतिहारों की सत्ता शुरुआत में, ध्यान देना, शुरुआत में प्रतिहारों की सत्ता राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के, वर्तमान जोधपुर में मंडोर के क्षेत्र के आसपास में स्थापित हुई थी, जैसा सोर्सेज से जानकारी मिलती है। भले ही कक्कुक जो शासक थे, प्रतिहार शासक कक्कुक, 861 ईस्वी का उनका स्तंभ लेख हमको मिलता है, शिलालेख, अभिलेख, जो भी आप कहो। 837 ईस्वी का बाउक का अभिलेख मिलता है, वहां से जानकारी मिलती है। 936 ईस्वी का भी चेराई का अभिलेख मिलता है, राजा जसराज का, प्रतिहार शासक थे। और इसके अतिरिक्त एक और अभिलेख है 1139 ईस्वी का, जो चौहानों के द्वारा स्थापित करा दिया गया था, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि जो नाडोल के जो चौहान थे उनके द्वारा प्रतिहारों की सत्ता यहां से समाप्त कर दी गई थी। 1139 ईस्वी का, मुझे राजा का ध्यान नहीं आ रहा कि किनके समय का, वो किनके द्वारा वहां स्थापित कराया गया था उसको। लेकिन इस शिलालेख से यह तो पता चलता है कि 12वीं शताब्दी तक यहां पर प्रतिहार थे। प्रतिहार शासकों में ही अगर हम एक शासक देखें, नागभट्ट फर्स्ट, जिनके द्वारा राजधानी को मंडोर से हटाकर मेड़ता, इसके अलावा उज्जैन और भीनमाल के क्षेत्र पर भी उन्होंने अपना अधिकार किया, उनके बारे में एक उपाधि हमको देखने को मिलती है, और वो उपाधि है मलेच्छों का नाशक। गौर करना, उनके समय के बहुत बड़े बड़े युद्ध भी हैं, कहां हैं इतिहास के पन्नों में। उपाधि देखने को मिलती है मलेच्छों का नाशक। इसका मतलब मलेच्छों के द्वारा भारत की ओर, हिंदुस्तान की ओर आने के बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन जिस व्यक्ति को मलेच्छों की उपाधि दी गई, मलेच्छों का नाशक की उपाधि दी गई है, उस व्यक्ति ने उनके प्रयासों को सफल नहीं होने दिया। इसके अलावा मिहिर भोज, प्रतिहार शासक मिहिर भोज, एक विदेशी यात्री आया था सुलेमान। सुलेमान ने उनको जुर्ज कहा है। जुर्ज का मतलब वही मलेच्छों का नाशक। इसका मतलब मिहिर भोज ने भी इन मलेच्छों को हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं करने दिया, प्रतिहारों ने रोक कर रखा। बहुत सारे युद्ध हुए होंगे, अगर रोका गया है, बहुत बार लड़ाइयां हुई होंगी, संघर्ष हुए होंगे, मान लो 100-200 युद्ध हुए होंगे, तो 2-5 तो भीषण युद्ध हुए होंगे। कहां है वो इतिहास के पन्नों में? गायब नहीं।
और बताता हूं आपको जानकारी। अजमेर के चौहान शासकों में अजयराज चौहान, गोविंद थर्ड, विग्रहराज चौहान फोर्थ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। गौर करना, एक एक के बारे में बताता हूं, इनकी उपाधियों के बारे में, ताकि वहां से पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर होगी। अजयराज चौहान, अजयराज चौहान के संबंध में हमको उपाधि देखने को मिलती है गर्जन मातंग। गर्जन मातंग का मतलब गजनी से बढ़ते हुए हाथी। हाथी मतलब वो योद्धा, लंबे चौड़े योद्धा। भाई अफगानी जो है लंबे चौड़े हैं, तो गजनी की ओर से आने वाले जो गर्जन मातंग हैं उनको रोकने के कारण अजयराज को यह उपाधि दी गई, गर्जन मातंग। समझ में आता है कि इनके द्वारा ही 500 सालों तक इन मलेच्छों को हिंदुस्तान में प्रवेश करने से रोका गया। चौहान शासक गोविंदराज थर्ड के बारे में फरिश्ता ने यह लिखा है कि इन्होंने, मतलब गोविंदराज थर्ड ने, गजनी के शासकों को मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इसका मतलब इन 500 वर्षों में ये मलेच्छ हिंदुस्तान में क्यों नहीं आ सके, समझ में आता है। इसके अतिरिक्त विग्रहराज चौहान फोर्थ, जिनको इतिहास में बीसल देव के नाम से जाना गया, उनके समय का एक स्तंभ लेख है। हालांकि वैसे तो उनके समय का नहीं है, मौर्य शासक अशोक के समय का वो स्तंभ लेख है। 268 ईस्वी से 262 ईस्वी पूर्व तक का, 268 ईस्वी पूर्व से 262 ईस्वी पूर्व का जो मौर्य शासक अशोक का जो शासनकाल था, उनके समय का एक स्तंभ लेख है। मतलब पिलर पर कुछ लिखवाया हुआ है, तो पिलर यानी स्तंभ और लिखाया यानी लेख। वो टोपरा का, टोपरा वर्तमान में हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंतर्गत आने वाला एक स्थान है, वहां पर वो लेख लगा हुआ था, वहां पर वो पिलर था, जिसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वहां से हटाकर दिल्ली में स्थापित करवा दिया गया था। उसी में ऊपर तो जानकारियां अशोक के बारे में हैं, उसी में नीचे एक और लेख लिखवाया गया था विग्रहराज फोर्थ के द्वारा, जिसमें वो ये लिखते हैं कि मैंने इस आर्य भूमि को मलेच्छों से विहीन कर दिया है और इन मलेच्छों को अटक के पार खदेड़ दिया, और अपने उत्तराधिकारियों से कहूंगा कि इन मलेच्छों को अटक के पार तक ही सीमित रखें, अटक के इस ओर ना आने दें। तो अगर अटक के पार खदेड़ दिया, खदेड़ते 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 वहां तक अगर भेज दिया, तो संघर्ष हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। कहां है वो युद्ध? इतिहास के पन्नों में नहीं, दर्ज नहीं। तो समझ में आता है कि 712 से 1193 ईस्वी के बीच में मलेच्छ हिंदुस्तान में क्यों नहीं आ सके। और सुनो, हम केवल इन दो प्रमुख युद्धों के बारे में जानते हैं। 1191 का तराइन का पहला युद्ध और 1192 ईस्वी का तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, और दूसरे युद्ध में बताया गया कि साहब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पराजित कर दिया और हिंदुस्तान में इनकी सत्ता स्थापित हो गई, और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां का कार्यभार संभलाकर मोहम्मद गोरी वापस चला गया। कुछ सोर्सेज, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी थे, उनके समय के कुछ विद्वान थे, आशानंद, विद्यापति गौड़, जनार्दन भट्ट, जयानक, इसके अलावा विश्वरूप, चंदबरदाई। इन विद्वानों में से एक विद्वान हुए जयानक, जिनके द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज प्रबंध। ये कश्मीर के थे, उस समय अजमेर में थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी थे, ज्यादातर अपनी रचनाएं पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखा करते थे। इनके द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज प्रबंध, जिसमें इन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 8 बार पराजित किया। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया। चंदबरदाई जिनका नाम था पृथ्वी भट्ट, जिनको हम चंदबरदाई के नाम से जानते हैं, और बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो इसको पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र जलहण के द्वारा किया गया। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार पृथ्वीराज रासो को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको काल्पनिक प्रतीत होती हैं। लेकिन उस पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को 21 बार पराजित करने का जिक्र है। एक अन्य स्रोत जो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल का नहीं है, बाद का, नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया हमीर महाकाव्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार 7 टाइम्स पराजित किया। मान लेते हैं बहुत सारी बातें काल्पनिक होंगी पृथ्वीराज रासो में कि साहब 21 बार पराजित नहीं किया होगा,
लेकिन कोई 7 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, कोई 17 बता रहा है। तो इतने सारे अगर युद्ध हुए हैं, इनमें से 2 की ही चर्चा क्यों? बाकी वाले कहां गए? बाकियों की चर्चा क्यों नहीं? हो सकता है ज्यादा बड़े युद्ध नहीं होंगे, छोटे मोटे झगड़े होंगे, उसी प्रकार के छोटे मोटे झगड़े होंगे जैसे हम देखते हैं कि मिहिर बोझ को जुर्ज कहा गया, मलेच्छों का नाशक। वो भी छोटा मोटा झगड़ा रहा होगा, तभी तो इतिहास के पन्नों पर उसकी जानकारी नहीं है। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, जिनको मलेच्छों का नाशक कहा गया है ग्वालियर प्रशस्ति में, इसी कारण कहा गया वो भी छोटे मोटे झगड़े होंगे, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार से 1178 ईस्वी का जो कायंद्रा का युद्ध हुआ था, जिसमें नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को इस प्रकार से पराजित किया कि मोहम्मद गोरी को अपनी चप्पलें हाथ में लेकर भागना पड़ गया होगा, छोटा मोटा झगड़ा होगा, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं की होगी। विचार करना। और थोड़ा सा मैं बताता हूं, ये शायद छोटे मोटे झगड़े थे, इसीलिए इतिहास के पन्नों पर इसको स्थान नहीं दिया गया। दिल्ली के गुलाम वंश के शासकों के समय मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक बताए गए जैत्र सिंह। एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। उन्होंने यह लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के शासकों के समय मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक जैत्र सिंह थे, सबसे प्रतापी शासक जैत्र सिंह थे। क्यों लिखा है बताता हूं। इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर अटैक किया। उस समय मेवाड़ की राजधानी जैत्र सिंह के समय नागदा थी। बाद में फिर इन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बना लिया था। उस नागदा के युद्ध में, भूताड़ा के युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया और इल्तुतमिश को वापस लौटना पड़ा यहां से। इसके अलावा इतिहासकार फरिश्ता स्वयं ये लिखते हैं कि दिल्ली के गुलाम वंश के शासकों में जो नसीरुद्दीन महमूद था, उसको मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा। अरे भैया, क्यों लौटना पड़ा? जब ये लिख दिया लौटना पड़ा, तो ये भी लिख देते क्यों लौटना पड़ा। दिल्ली के गुलाम वंश के जो शासक थे ना, 1206 से 1290 तक, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रुकनुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, 1206 से 1290 तक क्यों लौटना पड़ा, यह भी बताते हैं। इल्तुतमिश ने जालोर की ओर अटैक किया था 1228 ईस्वी के लगभग में। इसके बाद में 2 बार अटैक किया था। उस समय जालोर के सोनगरा शासक थे उदय सिंह सोनगरा। चौहान थे, शाखा थी इनकी सोनगरा। उदय सिंह चौहान ने, उदय सिंह सोनगरा ने आगे नहीं बढ़ने दिया था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को पीछे हटना पड़ा था। क्यों अटैक किया था? तुर्कों के अधिकार में कुछ क्षेत्र थे, उदय सिंह ने वो क्षेत्र जीत लिए थे। मंडोर का, नाडोल का, सांचोर का, भीनमाल का, इन कुछ क्षेत्रों पर इल्तुतमिश का अधिकार था। इन पर अपना अधिकार किया उदय सिंह सोनगरा ने। इल्तुतमिश ने अटैक किया, लेकिन इल्तुतमिश के अटैक को फेल कर दिया। इल्तुतमिश को वापस लौटना पड़ा। जालोर पर अधिकार नहीं हुआ इल्तुतमिश का। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी इतिहास के पन्नों पर या तो चर्चा नहीं है, अगर है तो जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व नहीं दिया गया। अगर बड़े बड़े युद्ध भी हैं तो उनको छोटे मोटे झगड़े बताकर सीमित कर दिया गया। मान लेते हैं सारी बात, ये सारे छोटे मोटे झगड़े ही थे, तो क्या इन छोटे मोटे झगड़ों ने ही 500 साल तक इन मलेच्छों को हिंदुस्तान में प्रवेश करने से रोका? विचार करना इस बात पर। अगर ये छोटे मोटे झगड़े थे तो क्या इन छोटे मोटे झगड़ों ने ही 712 ईस्वी से लेकर और 1192 ईस्वी तक प्रवेश करने से रोक दिया? छोटे झगड़ों ने रोक दिया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।